Example number 2.21. Two charges minus 2 and plus 2 is located at the point 0 0 minus a and 0 0 a. तो आपको कौन सी एक्सिस में आपको दिया हुआ है? जेड एक्सिस में आपको दिया हुआ है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 0 0 जेड। इसके ऑन दी एक्सिस पे हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन पे हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे हम फिगर बना लेते हैं वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के लिए। दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ जेड एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। ओके, ये है हमारा ओरिजिन। तो हमारा इसका पॉइंट कैसे दिया हुआ है कि भाई ए पॉइंट हमारा है ए और ए पॉइंट है हमारा माइनस है, तो हम उसको ए बी लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन तो इंडिकेट कर दिया है। ओके, और यहाँ पे हमारा चार्ज है +2 और यहाँ पे हमारा चार्ज है -2। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन कैसे आएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स के ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन आती है। और हमको पी पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है? क्या भाई जेड एक्सिस पे ही दिया हुआ है, तो हमारा पी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो आपका डायपोल का सेंटर आपका ऐसे बना, तो ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है जेड। तो हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए? हमको डिस्टेंस चाहिए कि भाई सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान लिया कि भाई जेड है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा भाई? पॉजिटिव चार्ज से लेकर पॉइंट पी का डिस्टेंस और नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉइंट पी का डिस्टेंस। तो पॉजिटिव चार्ज से लेकर पॉइंट पी का डिस्टेंस हमको मिलेगा जेड माइनस ए। देन आफ्टर नेगेटिव से लेकर पॉइंट पी का डिस्टेंस, तो ये हमको मिलेगा भाई जेड प्लस ए। चला या कि भाई इतना डिस्टेंस हमारा जेड है और इतना हमको ऐड करना पड़ेगा, तो ये जेड प्लस ए फाइंड आउट हो गया। ओके, तो हमको पोटेंशियल पॉइंट पी के लिए हमको फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो पोटेंशियल ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ दी पी पॉइंट वी पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि भाई V1 प्लस V2। V1 इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन पॉजिटिव चार्ज के लिए के क्यू अपन होगा जेड माइनस ए और प्लस के -2 अपॉन आएगा जेड प्लस ए। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई? के क्यू हम कॉमन ले सकते हैं, तो के क्यू को हमको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 अपॉन जेड माइनस ए और -1 अपॉन जेड प्लस ए। देना पर हमको क्या करना है कि भाई एलसीएम कंसिडर करना है। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया कि भाई जेड प्लस ए और यहाँ पे माइनस जेड माइनस प्लस ए अपॉन जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये जेड हमारा कैंसिल आउट हो गया और प्लस ए इज इक्वल टू 2a। तो के क्यू इंटू 2a अपॉन जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्यू इंटू 2a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डायपोल मोमेंटम p लिख सकते हैं। क्यू इंटू 2a इज इक्वल टू p। तो हमारा इक्वेशन हमको क्या मिलेगा कि भाई हमारा इक्वेशन मिला, दिस इज अ वीपी पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के पी अपॉन जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हमको मिला। ठीक है, देना पर हमको पोटेंशियल कहाँ पे फाइंड आउट करना है? देना पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एक्स वाई जीरो पे। तो एक्स वाई प्लेन मीन्स के हमारा ए वाला प्लेन हमारा मिलेगा। तो ए वाला प्लेन आपका डायपोल मोमेंट टर्म्स के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो अनइवन पॉइंट के लिए हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा? अनइवन पॉइंट के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा पॉइंट क्यू है, तो वी क्यू पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वी क्यू पॉइंट। तो ये अनइवन पॉइंट मिला, तो अनइवन पॉइंट के लिए हमारा इक्वेशन है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल हो गया 0 बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज अ परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन के लिए वो परपेंडिकुलर है इसलिए। ओके, देन आफ्टर हमको बी क्या दिया हुआ है? बी हमको ए दिया हुआ कि भाई r अपॉन ए इज ग्रेटर देन 1। r अपॉन ए इज ग्रेटर देन 1 सो दैट r इज ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है, तो हमारा इसके पोटेंशियल का इक्वेशन कैसे मिलेगा? हमको पोटेंशियल का इक्वेशन v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा है, तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फाइंड आउट होगा। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हमको सी क्या दिया हुआ है? देखिए कि भाई हाउ मच द वर्क इज द डन मूविंग द स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 5002 -700 इज अलोंग द एक्स एक्सिस। बट यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारी इक्वेटोरियल प्लेन पे है। एक्सिस हमारा कहाँ पे है? एक इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे हमारा इसका पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे आपको एक वर्क डन फाइंड आउट करना है और वर्क डन का इक्वेशन क्या होता है? वर्क डन W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे चेंज ऑफ पोटेंशियल हमको क्या मिलेगा?
कि भाई चेंज ऑफ पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे हमको मिलता है भाई 0, तो उसका वक्र हमको क्या मिलने वाला है, 0 वक्र मिलने वाला है, वक्र हमारा होगा 0। चलाया ओके। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल मीन्स के एक्सिस आपके एक इक्वेटोरियल प्लेन पे हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आपका मीन्स के वक्र मिलने वाला है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। okay, is work done is not dependent on the path, it is the dependent on the initial point and the final point. Example number 2.22. As shown in figure, the charge area is known as the electric quadrupole. For the point on the axis, for the quadrupole, obtain the dependence on the potential on R for R upon is greater than 1, and contrast your results with that due to the electric dipole and the electric monopole, means के single pole. ओके तो आपको एक मीन्स के यहाँ पे फिगर दे रखे इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स के क्वाडर पोल की। तो इलेक्ट्रिक क्वाडर पोल हम किसको बोलते हैं कि भाई आपके पास 2 डायपोल है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन आपको कैसी रखनी है, अपोजिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे -q चार्ज, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी भाई, ए वाली डायरेक्शन। और दूसरा डायपोल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है कि भाई सपोज कि मैंने ले लिया है ए डिस्टेंस, और यहाँ से मिस के दूसरा चार्ज -q चार्ज और ए, तो उसकी मिस के डायरेक्शन कैसे आएगी, ए से, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ पे q चार्ज और यहाँ पे डिस्टेंस होता है उसका ए। ओके, ए है हमारी ऑन दी एक्सिस, तो ऑन दी एक्सिस पे हमारा गिवन पॉइंट है P। तो P पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई P पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है R, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा फाइंड आउट हुआ R। देखिए मैं वापस में फिगर ड्रॉ करता हूँ, देखिए -q और -q, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, -2q। तो आपकी फिगर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे q चार्ज है और सेंटर पे होगा -2q चार्ज और यहाँ पे आएगा q चार्ज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारा फाइंड आउट होगा a, ठीक है। और ऑन दी एक्सिस पे हमारा गिवन पॉइंट है P। हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट हुआ R। चला है आपको, ओके। तो देखिए हमारी सिस्टम में चार्ज पार्टिकल्स कितने अवेलेबल है, 3 चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो हमको पोटेंशियल का इक्वेशन भी कितना मिलने वाला है, 3 हमको पोटेंशियल का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल में यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि भाई दिस इज द Q1, दिस इज द Q2 एंड दिस इज द Q3। So that potential due to the Q1 charge particle, potential due to the Q2 charge particle and potential due to the Q3 charge particles, V1 plus V2 plus V3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, R प्लस ए होगा। चला या ए वाला डिस्टेंस आपका मिलने वाला है R प्लस ए, और ए वाला डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, R माइनस ए मिलेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपको R दिया हुआ है, ओके। तो KQ हम यहाँ पे लिख सकते हैं R प्लस ए। देन आफ्टर दूसरा इसके -2q के लिए, तो यहाँ पे -2q2 अपॉन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय R, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे हमारा चार्ज है Q3 अवेलेबल, तो KQ3 अपॉन हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले R माइनस ए। एक Q3 Q2 और Q1 इसके हमारा चार्ज Q ही रहने वाला है, तो मैंने यहाँ पे 3 हटा दिया और 2 भी हटा दिया, ओके। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी KQ है और यहाँ पे भी KQ अवेलेबल है, तो हम KQ को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे KQ को कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन आ जाएगा R प्लस ए, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 अपॉन R, और यहाँ पे 1 अपॉन R माइनस ए। ख्याल आया, ओके। तो हम पहले क्या करते हैं, देखिए हम पहले इन दोनों काम कर लेते हैं। तो KQ 1 अपॉन यहाँ पे R प्लस ए और प्लस 1 अपॉन R माइनस ए और -2 अपॉन R, ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको एलसीएम ही लेना है, R माइनस ए प्लस R प्लस ए अपॉन, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली टर्म, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका रिजल्ट आता है और -2 अपॉन R। तो यहाँ पे ए इज कैंसल, सो दैट KQ
2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर। देन अपन हमको वापस क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। तो के क्यू यहाँ पे हम वापस एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2r का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर और अपॉन r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका इक्वेशन क्या मिला आपको, के पी ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा आपको यहाँ पे इक्वेशन मिला, ठीक है। और आपको यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगानी है, आपको कंडीशन लगानी है कि भाई आर अपॉन ए इज ग्रेटर देन 1 सो दैट आर इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ए वाली कंडीशन, तो आपका इक्वेशन मिलने वाला है कि भाई के क्यू ए स्क्वायर अपॉन ए को आपको निगलेक्ट कर देना है ना, तो आर क्यूब आपको मिलेगा, ठीक है। दिस इज योर पोटेंशियल ऑफ द ड्यू टू दी मीन्स के पॉइंट पी ड्यू टू दी क्यू चार्ज पार्टिकल्स माइनस ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स एंड क्यू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 चार्ज पार्टिकल है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आया, आर क्यूब आया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर डायपोल होगा तो डायपोल में हमारा इक्वेशन क्या मिलता है हमको, पोटेंशियल का इक्वेशन हमने आगे हमने फाइंड आउट किया हुआ था। तो के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर मिलता है डायपोल के लिए, एक क्वाडर पोल के लिए है, एक किसके लिए है, क्वाडर पोल के लिए। देन आफ्टर डायपोल के लिए वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डायपोल में 2 चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, क्वाडर पोल में 3 चार्ज पार्टिकल्स आते हैं। देन आफ्टर मोनोपोल मीन्स के ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज के लिए 1 अपॉन आर, वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर सो दैट 1 अपॉन आर, ठीक है। तो इसका इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी इज इक्वल टू के पी कोस थीटा एनीवेयर पॉइंट के लिए आर स्क्वायर, और ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज का इक्वेशन वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। चला है आपको, देखिए यहाँ पे आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 चार्ज पार्टिकल्स थे, यहाँ पे हमारा 3 चार्ज पार्टिकल्स थे। देन आफ्टर डायपोल के लिए 2 चार्ज पार्टिकल्स होता है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आता है, और हमारा मिस के ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज का इक्वेशन में 1 ही चार्ज पार्टिकल्स होता है, इसलिए डिवाइड में भी क्या आता है, 1 आर ही आता है। ये हमारा मिस के मोनोपोल के लिए है, मोनोपोल भी लिख सकते हैं और सिंगल चार्ज भी हम लिख सकते हैं, ओके। Next numerical 2.23. An electrical technicians they require the capacitance of the 2 microfarad is the required capacitance. So C effective is equals to 2 microfarad and circuit across the potential difference of the 1 kilovolt मीन्स के आपको एक इफेक्टिव पोटेंशियल भी चाहिए, इफेक्टिव पोटेंशियल आपको चाहिए 1 किलोवाट मीन्स के 1000 वोल्ट, ठीक है, ओके। देन आफ्टर a large number of the 1 microfarad capacitor are available. So C is equals to 1 microfarad capacitor is available and this potential is V is equals to 400 volt. उसका पोटेंशियल हमको दे रखा है 400 वोल्ट। देखिए इस कैपेसिटर अवेलेबल एंड हिम इच ऑफ द विच इज द विस्टैंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट। सजेस्ट द पॉसिबल अरेंजमेंट दैट द रिक्वायर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ द कैपेसिटर। तो आपको कितना कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी, 1 माइक्रोफेराड वाला कितना कैपेसिटर आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो आपका इसके आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 1000 वोल्ट। बट हमारे मार्केट में एक 1 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर अवेलेबल है जिसके पास पोटेंशियल होता है 400। तो आपको वो पता चलना होना चाहिए कि अगर हमने सीरीज़ में लगाने से हमारा पोटेंशियल क्या होता है, सीरीज़ में लगाने से हमारा पोटेंशियल इसके चेंज होता है, डिवाइड होता है, और अगर पैरेलल कनेक्शन में हमारा पोटेंशियल सेम रहेगा, ख्याल आया, बट हमारा कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होगी। देखिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक सीरीज़ में मैंने यहाँ पे 3 कैपेसिटर को लगा दिया, ऐसे मैंने यहाँ पे सीरीज़ में 3 कैपेसिटर को लगा दिया। 1 माइक्रोफेराड है, उसकी भी वैल्यू 1 माइक्रोफेराड है, उसकी भी वैल्यू 1 माइक्रोफेराड है, उसका पोटेंशियल होगा 400, उसका पोटेंशियल 400 और उसका पोटेंशियल 400, ठीक है। देखिए अभी कितना हो गया, आपको टोटल पोटेंशियल कितना चाहिए था, 1000 चाहिए था, तो 1000 डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा 400। तो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है 2.5 कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है, बट आप 2.5 कैसे बना सकते हो, एक 2 और एक आधा लेगो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आपने क्या कर दिया, एक तीनों 3 कैपेसिटर को आपने सीरीज में लगा दिया।
ओके, तो तीनों तीन कैपेसिटर को सीरीज में लगाने से उसका जो आपका कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफेराडे थी तो वो 1 माइक्रोफेराडे से कम हो जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो सी इक्विवेलेंट आप देखिए कि भाई तीनों तीन कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, तो मैं यहाँ पे ए वाला इक्वेशन में यूज़ कर सकता हूँ कि भाई सी अपॉन एन। तो व्हाट इज अ सी इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराडे अपॉन एन, मीन्स के 1/3, तो 1/3 माइक्रोफेराडे। देन आफ्टर आपको रिक्वायरमेंट कितनी है इफेक्टिव कैपेसिटेंस की, 2 की रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है 2, ठीक है। तो आपको ऐसे कितनी रो बनानी पड़ेगी, एक रो की आपकी वैल्यू फाइंड आउट हुई 1/3 माइक्रोफेराडे, तो आपको ऐसे कितनी रो बनानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मीन्स के आपकी 2 की रिक्वायरमेंट है ना, तो 2 × 3, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा, तो आपका मीन्स के कितना हो जाएगा, आपकी एक 6 रो की रिक्वायरमेंट है। कितनी रो की रिक्वायरमेंट है, 6 रो। तो ऐसे आपको यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, ऐसे आपने 6 रो बना दिया। तो आपका मीन्स के इक्विवेलेंट कितना फाइंड आउट करना था, 2 माइक्रोफेराडे फाइंड आउट करना था। ख्याल आया आपको। तो 2 माइक्रोफेराडे की करने के लिए आपको ऐसा आपको 1/3 ऐसा आपको मीन्स के कितनी रो लगानी पड़ेगी, 6 रो लगानी पड़ेगी। तो आपका टोटल कैपेसिटेंस कितना फाइंड आउट हुआ कि भाई एक रो में हमारा कितना कैपेसिटेंस है 3, और ऐसे कितनी रो 6, तो आपको 18 कैपेसिटर चाहिए। चल आया। 18 कैपेसिटर आप कैसे लगाएंगे कि भाई 1 रो में हमारा होगा 3 कैपेसिटर, और ऐसी आपकी रो कितनी होगी, नंबर ऑफ रो आपकी होगी 6। देन आफ्टर 1 रो में मीन्स का कैपेसिटर कितना होगा, 3 कैपेसिटर होगा, तो 3 × 6 इज इक्वल टू 18 कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी। Example number 2.24. What is the area of the plate of a 2 Farad parallel plate capacitor? हमको कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 2 फैराडे। एक्चुअली 2 फैराडे नहीं हो सकती क्योंकि हमारा इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है माइक्रो फैराडे, और तो हमारा होता है भाई पिको फैराडे, पर यहाँ पे आपको दे रखा है 2 फैराडे। गिवन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज अ 0.5 सेंटीमीटर, तो हमको डिस्टेंस भी दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। चला है, तो उसको हमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स के 0.5 इंटू हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। ओके, you will realize from your answer why ordinary capacitor are in the range of the microfarad or less. However, the electrolytes the capacitor do have the much larger the capacitance 0.1 farad because the very minute separation between the conductor. Okay, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारा इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है कि भाई C = ε0/d। हमको एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो C × d अपॉन ε0। ओके, तो C की वैल्यू होगी 2 और D की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है 5, मीन्स के 0.5 इंटू 10⁻², एंड डिवाइड बाई हम क्या लिखेंगे ε0, तो ε0 की वैल्यू क्या आती है 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा एरिया हमको क्या मिला 1.13 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर। दिस एरिया इज अ वेरी लार्ज। तो ऐसे आपको एरिया वाली का प्लेट कंसीडर करनी पड़ेगी। 10⁻9 का क्या मीनिंग होता है, 10⁻9 ऑर्डर, ठीक है। तो इतना एरिया बहुत मिसके बड़ा होता है एरिया, तो ये अर्थ से भी ज़्यादा एरिया हो गया आपका, ये एरिया आपका अर्थ से भी ज़्यादा हो गया। इसलिए आपको कैपेसिटेंस C = 2F फैराडे कैपेसिटी की जो रेंज होती है 2 फैराडे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरिया हमारा क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। इसलिए आपको अभी मालूम पड़ गया होगा कि भाई कैपेसिटर हमारा क्या होता है, भाई माइक्रो फैराडे और पिको फैराडे में ही होता है। क्यों, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि भाई एरिया ऑफ द प्लेट इज़ अ वेरी लार्ज, ठीक है। ओके, ऐसा आप कंस्ट्रक्शन करके बना नहीं सकते हो।